कौन सा एक अभिलेख लोह स्तंभ पर पाया गया है? तो लोह स्तंभ पर एक अभिलेख कौन सा पाया गया है? तो वह पाया गया है मेहरौली प्रशस्ति। कौन सा? मेहरौली प्रशस्ति। मेहरौली प्रशस्ति अभिलेख लोह स्तंभ पर पाया गया है। दिल्ली की समीप मेहरौली के इस लोह स्तंभ कुतुब मीनार पर चंद्र नामक राजा की विजय कीर्ति अंकित है। चंद्र ने विष्णु ध्वज के रूप में स्तंभ का निर्माण करवाया था। लिपि विज्ञान के आधार पर इसे चौथी शताब्दी का माना जाता है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का इसलिए मानते हैं क्योंकि वह एक विष्णु का भक्त था जो स्वयं को परम भागवत कहता था। बीजापुर का गोल गुम्बद किसने बनवाया? तो बीजापुर का गोल गुम्बद बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह गोल गुम्बद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, जो विश्व का एक स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। यह मकबरा दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के विजयपुरा पूर्व बीजापुर शहर में स्थित है। यह मकबरा गोल गुम्बद या गोल गुम्बद के नाम से जाना जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। यह गुम्बद दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ भी माना जाता है। मुगल काल में तनब क्या था? तो तनब था मध्य आकार की समरूप मापन इकाई। मध्य आकार की समरूप मापन इकाई। मुगल काल में तनब मध्यम आकार की समरूप मापन इकाई थी, जिसका अकबर काल में प्रचलन बंद हो गया था। तनब तंबू की रस्सी की जगह जरीब बांस का डंडा जिस पर लोहे की कड़ियाँ जुड़ी हुई थीं का प्रचलन प्रारंभ किया गया। जरीब का प्रयोग करने वाला अकबर पहला शासक था। 1857 की क्रांति में जुड़े विद्रोह स्थानों में से असम्मिलित है। विद्रोह स्थल नेतृत्व करता तो फैजाबाद में बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। लखनऊ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल द्वारा विद्रोह। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल, हॉकबेल व आउट्रम द्वारा विद्रोह को कुचल दिया गया। कानपुर 5 जून 1857 को नाना साहब के टैटू के द्वारा विद्रोह। कॉलिन कैंपबेल व हॉकबेल द्वारा विद्रोह को दबाया गया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे द्वारा 4 जून 1857 को विद्रोह किया गया। यहाँ पर जनरल यूरोज ने विद्रोह का दमन किया। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला द्वारा 1857 में विद्रोह। जनरल रेनॉल्ट द्वारा विद्रोह का दमन। बरेली खान बहादुर खान ने जून 1857 में विद्रोह किया। बेसेंट पायर व कैंपबेल द्वारा विद्रोह को दबाया गया। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन पूर्व प्रारंभ हुआ था अली बंधु के नेतृत्व में। दिसंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला कांड और खिलाफत का था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। उन्होंने अपने पत्र कॉमरेड में इस आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। निम्नलिखित शहरों को पूर्व से पश्चिम दिशा
के क्रम में जमाइए। तो पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में जमाना है इनको। तो सबसे पहले पटना आएगा, सबसे पहले आइजॉल आएगा, फिर उसके बाद पटना, और फिर उसके बाद भोपाल, उसके बाद गांधीनगर। भारत के शहरों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में आइजॉल मिजोरम, फिर उसके बाद पटना बिहार, फिर उसके बाद में भोपाल मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में गांधीनगर गुजरात है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो उत्तरी मैदान के बागर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, ये भी सत्य है। तो इसमें तीनों ही सत्य हो जाएंगे। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर के मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। भाबर, यह शिवालिंग की तलहटी में सिंधु नदी एवं तीस्ता नदी के बीच अविच्छिन्न रूप से मिलता है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। तराई, इसका विस्तार भाबर प्रदेश से सतकर दक्षिण में, जहां महीन कंकड़ पत्थर रेत चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तराई प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं। खादर, यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है, जहां नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है एवं नई मिट्टी का निक्षेप होता रहता है। इसका निर्माण उत्तर प्लेइस्टोसीन काल में प्रारंभ हुआ था एवं अभी भी इसका निर्माण कार्य जारी है। बागर, यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। इसका निर्माण मध्य से उत्तर प्लेइस्टोसीन काल तक माना जाता है। इस भाग में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए शहरों का वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो यह है कोलकाता, इलाहाबाद, जयपुर। जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा की मात्रा के क्रमानुसार कोलकाता में सर्वाधिक वर्षा होती है तथा उसके बाद वर्षा की सर्वाधिक मात्रा इलाहाबाद में होती है। अंतिम तथा न्यूनतम वर्षा जयपुर में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह वर्षा जून से सितंबर के बीच 4 महीने में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यमुना नदी के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम है। तो सहायक नदियों का सही क्रम होगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना नदी के तट पर मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। यमुना नदी के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री के निकट बंदरपूंछ पहाड़ी है। दिल्ली, मथुरा व आगरा इसके तट पर स्थित हैं। टोंस व हिंडन यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं जो बाएं तट से यमुना में मिलती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा का विकास अधिक वर्षा वाले रेवेदार चट्टानों के क्षेत्र में होता है। तमिलनाडु में लाल लैटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। लवणीय मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण उत्पन्न निच्छालन के परिणाम स्वरूप होती है।
और इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन केवल बी सही है इसमें। तमिलनाडु में लाल लैटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट वेनीस तथा शिस्ट जैसी रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लंबी मृदा का निर्माण कोशिका की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह से विक्षेपित होने से होता है। तमिलनाडु में लाल लैटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त है।